इजिप्ट के गीजा पिरामिड से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के किनारे करीब एक ऐसा एरिया है जिसको वादी अल सर्फ कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर लाइमस्टोन के पहाड़ और टीले मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट भी है जिसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनको आज से 4500 साल पहले दफन किया गया था। जी हाँ, इस वीरान जगह पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक लाइमस्टोन का टीला है जो ऊपर से देखने पर तो एक मामूली टीला लगता है, लेकिन इसके अंदर पत्थरों को काटकर कई सुरंगें बनाई गई थीं और इन सुरंगों को हजारों टन वजनी पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। सदियों पहले एंशंट इजिप्शियन ने यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर छुपाया था जो वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जब पहली बार इन सुरंगों के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर के मंजर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इजिप्ट के आलीशान पिरामिड्स और यहाँ की जमीन का चप्पा चप्पा आकर्षक मिस्ट्री से भरा हुआ है। वैसे तो पूरे इजिप्ट में अभी तक 118 पिरामिड ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन सच ये है कि कई पिरामिड इजिप्ट और अफ्रीकन रेगिस्तान में रेत के टीलों के नीचे अभी तक छुपे हुए हैं। आज के समय में जो पिरामिड दुनिया के सामने मौजूद हैं, उनमें से सबसे बड़ा इजिप्ट के शहर कायरो में मौजूद है, जिसको पिरामिड ऑफ खुफू कहा जाता है। 480 फीट ऊंचा यह पिरामिड इजिप्शियन किंग खुफू ने बनवाया था, जबकि इसके बराबर में ही 450 फीट ऊंचा यह पिरामिड किंग खुफू के बेटे किंग काफर ने अपने राज के दौरान बनवाया था। हैरत की बात तो यह है कि हर एक पिरामिड को बनाने में 25 लाख लाइमस्टोन के स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए थे और हर एक ब्लॉक का वजन 2500 किलोग्राम बताया जाता है। ये इतना ही वजन है जितना 2 हैचबैक गाड़ियों का वजन बनता है। इतना ज्यादा वजन 480 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाना और हर एक ब्लॉक को परफेक्ट एंगल पर रखना एक ऐसा टास्क है जिसको आज के दौर में मशीनरी की मदद से ही परफॉर्म करने में कई साल लग सकते हैं। तो सोचिए, यह काम 45 सदियों पहले बगैर मशीनरी के कैसे किया गया होगा। यह एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने पिछले कई 100 सालों से दुनिया को हैरानी में डालकर रखा है। जिस जगह यह पिरामिड्स बने हैं, यह जगह किसी दौर में एंशंट इजिप्शियन का फलता फूलता शहर हुआ करता था, लेकिन फिर अननोन रीजंस की वजह से यह पूरा एरिया कई फीट रेत के अंदर धंस गया। ईयर 919 में जब फ्रेंच मिलिट्री लीडर नेपोलियन इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए आया, तब पिरामिड और यह स्फिंक्स आधे से भी ज्यादा रेत के अंदर धंसे हुए थे। अगले 100 सालों तक यहाँ से रेत हटाने के लिए एक्सकेवेटर का काम चलता रहा और 1920 में पहली बार यहाँ एक मेजर डिस्कवरी हुई। पिरामिड और काफिले के बराबर से उन वर्कर्स के ढांचे मिले जिन्होंने खुफू के बेटे कचरे का पिरामिड बनाया था। कई स्केलेटन का मुआयना करने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग स्लेव्स नहीं थे, क्योंकि इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और इनकी मरहम पट्टी भी की जाती थी। इन वर्कर्स को अपने किंग का पिरामिड बनाने के बदले में एक जहाज के तौर पर पिरामिड के बराबर में ही दफन किया गया था। बदकिस्मती से किंग खुफू के मरने के बाद यह जगह कई सालों तक लुटेरों के रहमोकरम पर थी। इसी वजह से ना ही यहाँ से कोई ट्रेस यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह पिरामिड कब और कैसे बनाए गए थे। यहाँ तक कि दूसरे इजिप्शियन किंग के कई स्टैचू या उनकी मम्मी भी मिल चुकी हैं, लेकिन वक्त की तबाही ने किंग खुफू का ना ही कोई साबित स्टैचू छोड़ा और ना ही लुटेरों ने इनकी मम्मी को सिर्फ किंग खुफू का एक उंगली की साइज जितना यह स्टैचू मिला था, जिसको कायरो म्यूजियम में रखा गया है। इजिप्शियन किंग खुफू और उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा जानने के लिए जरूरी था कि गीजा से बाहर निकलकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। पिरामिड साइट से 200 किलोमीटर के फासले पर रेड सी के साहिल पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराना सी पोर्ट मिला, जिस पर शक था कि यह किंग खुफू के दौर में इस्तेमाल किया जाता था। समंदर के पास से मिलने वाला यह टूटा फूटा स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि इसमें आराम से कई 100 लोग रहकर काम कर सकते थे। जब इस एरिया में मस्जिद सर्चिंग की गई तो यहाँ समंदर के अंदर से बोट एंकर्स भी खोजे गए। उस दौर में पत्थरों से बने एंकर्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें रस्सियां बांधकर बड़ी बड़ी बोट्स को पार्क किया जाता था। स्टोन एंकर्स यहाँ भारी मात्रा में पाए गए, जिससे यह बात साबित होती है कि यह 4500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन का सी पोर्ट हुआ करता था। अगर यह पोर्ट था तो जाहिर है इसमें चलने वाली कश्तियां
या उनके पुर्जे यहीं आसपास ही कहीं रखे जाते होंगे और एक्सपर्ट्स को उन्हीं कश्तियों की तलाश थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इजिप्ट को पोर्ट से चंद किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के एक टीले के अंदर बड़ी महारत से खोदे गए कई टनल्स मिले, जिनकी एंट्रेंस को बड़े बड़े पत्थरों की मदद से ब्लॉक किया गया था। इस बात के काफी चांसेस थे कि यही वह जगह थी जहां एंशिएंट इजिप्शियन अपनी कश्तियां लुटेरों से छुपाया करते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल टीम को इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि यहां से उनको कश्तियों से बढ़कर भी कुछ खास एविडेंस मिलने वाला है। जब इन टनल्स की एंट्रेंस के सामने से पत्थर हटाए गए तो अंदर वह नजारा देखने को मिला जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। काफी बड़े और चारों ओर से खुले हुए स्टोर रूम नुमा टनल्स में से कोई साबित बोट तो नहीं मिली, लेकिन बोट के कई पुर्जे जरूर मिले। इन पुर्जों के अलावा यहाँ कई पत्थरों पर किंग खुफू का नाम भी लिखा हुआ पाया गया। फ्रेंच, इजिप्ट और वेस्ट तले इस नाम से अच्छी तरह परिचित थे क्योंकि उन्होंने कई हाइड्रोग्राफिक पर यह नाम पहले भी देख रखा था। इस पर जो लिखा था उसका मतलब है हमारा खुदा, किंग खुफू हमारी हिफाजत करे। एंशिएंट इजिप्शियन अपने किंग को खुदा मानते थे और वह जहां भी काम करते थे वहां अपने खुदा यानी किंग का नाम जरूर लिखते थे। पत्थर पर लिखा यह नाम इस बात की निशानी थी कि यह एंशिएंट स्टोर रूम किंग खुफू के दौर में इस्तेमाल होता था। इस सीक्रेट स्टोर रूम पर जब मस्जिद की खोजबीन की गई तो हैरत अंगेज तौर पर यहाँ से बहुत खस्ता हालत में पेपिरस भी मिला जो एक भारी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। पेपिरस एक मोटे कागज की तरह होता है जिसको पेपिरस के प्लांट से तैयार किया जाता था। उस दौर में सारी कागजी कार्रवाई इन पेपिरस पर ही की जाती थी। इजिप्ट वेस्ट और उनकी टीम जो यहाँ आई तो बोट्स तलाश करनी थी, लेकिन अब उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल चुका था। और आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पूरी दुनिया से मिलने वाले पेपिरस में से ये सबसे पुराना था। इस डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लिखा था इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले इसको रिस्टोर करवाया जाए। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद जब इसको रिस्टोर करवाया गया तो किंग खुफू के दौर की कुछ झलकियां नजर आने लगी। इस पेपिरस को लिखने वाला मिरर नाम ही एक सुपरवाइजर था जो किंग खुफू के लिए काम करता था। यह एक तरह की रिकॉर्ड बुक थी जिसमें सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ जो भी काम करता था वह लिख लिया करता था। एंशिएंट इजिप्शियन अपनी लैंग्वेज में ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से उन ग्राफिक्स को देखकर समझना और फिर उसकी लॉजिक बनाना इजिप्ट वालों के लिए काफी मुश्किल काम होता है। सबसे बड़ा सवाल जो परेशान कर रहा था वह यह था कि सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ यहाँ कर क्या रहा था और वह किंग खुफू के लिए क्या काम करता था। कई सालों की मेहनत के बाद पारस से यह मालूम पड़ा कि मेरा नाम ही सुपरवाइजर कॉपर को बोट से अनलोड करके डोंगी की मदद से उसको नाइल रिवर तक पहुंचाता था, जहां से दोबारा बोट पर लाद कर कॉपर को पिरामिड साइट तक पहुंचाया करता था। ये इन्फॉर्मेशन जानकर इजिप्ट पुलिस को सारी कहानी समझ आने लगी। उस दौर में आयरन तो हुआ नहीं करता था, इसी वजह से मिरर और उसकी टीम बोट में बैठकर समंदर के उस पार सिनाई पेनिनसुला जाया करते थे। सिनाई में आज भी खासा कॉपर पाया जाता है और वहां से कॉपर को लॉड करके वह वापस पोर्ट पर आते थे। कॉपर को वह डोंगी पर लाद कर नाइल रिवर तक लेकर जाते थे, जहां से दोबारा उनको कश्तियों में लाद कर पिरामिड साइट तक डिलीवर कर दिया करते थे। इजिप्ट का मानना है कि सिर्फ एक पारी में ही वो इतना ज्यादा कॉपर डिलीवर कर देते होंगे कि अगले 2 सालों तक दोबारा जरूरत नहीं पड़ती होगी। और तभी इन 2 सालों के लिए वो अपनी बोट्स को असेंबल करके वाडीलाल के इस सीक्रेट स्टोर रूम में रख दिया करते थे। लेकिन सवाल ये है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में कॉपर कहाँ इस्तेमाल होता था, जबकि यहाँ तो सिर्फ लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थर ही नजर आते हैं। असल में कॉपर की मदद से वो टूल्स बनाते थे जिनको लाइमस्टोन के ब्लॉक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड साइट से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और इस जगह को टोरा कहा जाता है। इजिप्ट को इस जगह से कई सबूत मिल चुके हैं जिससे यह जाहिर होता है कि पिरामिड बनाने के लिए लाइमस्टोन के ब्लॉक्स यहीं से काटे जाते थे। लेकिन आखिर कैसे 2.5 टन वजनी ब्लॉक्स को पहाड़ से अलग किया जाता था और वो भी परफेक्ट शेप में? ये जानने के लिए जरूरी था कि कॉपर टूल की मदद से खुद एक्सपेरिमेंट किया जाए। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने लाइमस्टोन पर पहले एक ब्लॉक की शेप ड्रॉ करके अपना वर्क एरिया डिफाइन किया और फिर कॉपर टूल्स की मदद से उसको काटना शुरू किया। पहले तो लाइमस्टोन को काटने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर पानी का इस्तेमाल किया गया। पानी के छिड़काव के बाद यह नोटिस किया गया
कि लाइमस्टोन को काटने की स्पीड 5 टाइम्स बढ़ गई है। 5 वर्कर्स को एक ब्लॉक काटने में पूरे 8 दिन लग गए। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि एंशंट इजिप्शियन क्योंकि काफी एक्सपीरियंस्ड थे, इसी वजह से वह यह काम 4 से 5 दिन में ही कर लेते होंगे। इजिप्ट पुलिस और आर्कियोलॉजिस्ट को खुफू पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की गुत्थियां अब सुलझती दिखाई दे रही थी। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हाथ लगने से वह अब यह जान चुके थे कि कॉपर कहां से इंपोर्ट किया जाता था। एक सुपरवाइजर के साथ 40 वर्कर्स की टीम कैसे अपनी बोट्स को वादियों में सीक्रेट स्टोर रूम में छुपाया करती थी और लाइमस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक्स को कैसे कॉपर टूल्स की मदद से काटा जाता था। एक्सपर्ट्स की टीम को अब यह जानना था कि लाइमस्टोन के ब्लॉक्स काटने के बाद उनको पिरामिड के टॉप पर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाता था। बदकिस्मती से पिरामिड में ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा गया था जिससे यह पता लगाया जा सके। इसी वजह से यह जानने के लिए भी पिरामिड साइट से हटकर सबूत तलाश करने की जरूरत थी। गीजा में पिरामिड साइट से 300 किलोमीटर के फासले पर रेगिस्तान की कड़कती गर्मी के दरमियान हड्डियों का मकान मौजूद है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वह जगह मिली जहां से एंशंट इजिप्शियन स्टैचू बनाने के लिए एक खास किस्म का स्टोन निकाला करते थे। ये पत्थर इजिप्शियन लॉबस्टर के नाम से जाना जाता है, जिससे इजिप्शियन किंग अपने स्टैचू बनवाया करते थे। इतने बड़े स्टैचू बनाने के लिए जाहिर है यहाँ से काफी बड़ा स्टोन निकाला जाता होगा, और वह भी 1 पीस में। जमीन के कई फुट नीचे इस खास स्टोन को निकालकर ऊपर कैसे लाया जाता था, यही जानने के लिए 100 से भी ज्यादा वर्कर और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहां आई थी। यह साइट भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी खास थी, क्योंकि यहां भी किंग खुफू का नाम जगह जगह पर पाया गया था। पिछले 45 सदियों से इस स्टोन कुंवारी पर कोई काम नहीं किया गया था। इसी वजह से वक्त के गुजरते यहाँ काफी रेत और मलबा इकट्ठा हो गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स काफी पुरुम्मीद है कि इनको यहाँ से कुछ खास इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। कई महीनों तक यहाँ खुदाई का काम चलता रहा, लेकिन मलबे के सिवा यहाँ से कुछ न मिल सका। पर आखिरकार वह दिन आ ही गया जब यहाँ से पहला सुराग मिला। जमीन से कई फुट नीचे मलबे के नीचे दबी हुई स्टेयर्स और एक रैंप नुमा चीज जाहिर हुई मस्जिद। खुदाई के बाद स्टेज पर कुछ अनोखे गड्ढे भी उभर कर सामने आ गए। दोनों साइडों पर स्टेयर्स, बीच में रैंप जिसकी स्लोप 35% के आसपास थी, और स्टेयर्स पर बने अनोखे गड्ढे आखिर क्यों बनाए गए थे? एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह सब कुछ कुंवारी से निकलने वाले स्टोन को ऊपर लेकर जाने के लिए ही बनाया गया था। काफी सोच विचार के बाद यह नतीजा निकाला गया कि इन गड्ढों में लकड़ी के तने डाले जाते थे। स्टोन का बड़ा ब्लॉक जिनको रस्सियों से बांधा जाता था, और वो रस्सियां इन लकड़ी के तनों से ट्विस्ट होकर जाती थीं, जिससे वर्कर्स को स्टोन खींचने में आसानी होती थी। यह माना जा सकता है कि यह लकड़ी का तना उस दौर में पुली का काम करता था। मॉडर्न क्रेन और लिफ्ट में भी आपने पुली सिस्टम देखा होगा। पुली के इस्तेमाल करने से क्रेन की मोटर पर लोड 50% तक कम हो जाता है। यह बात अब काफी क्लियर हो चुकी थी कि बीच वाले रैंप पर स्टोन का ब्लॉक रखा जाता था, जबकि दोनों साइड्स के स्टेज पर वर्कर्स रस्सियों और लकड़ी के तने की मदद से स्टोन ब्लॉक को ऊपर खींचा करते थे। जबकि स्टोन ब्लॉक की फ्रिक्शन को कम करने के लिए रेती का इस्तेमाल भी किया जाता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने हजारों केजी वजनी स्टोन ब्लॉक को ऊपर लेकर जाने वाली मिस्ट्री को अब काफी हद तक सॉल्व कर दिया था। अगर हेड नॉक के मुकाम पर इस स्टोन को फिर से इसी मेथड के थ्रू स्टोन ब्लॉक को ऊपर लिफ्ट किया जाता था, तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी इसी किस्म के रैंप बनाए जाते होंगे, और वहां भी लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को ऐसे ही ऊपर खींचा जाता होगा। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड को बने 4500 साल गुजर चुके हैं, और पिछले 300 सालों से इन्होंने पूरी दुनिया को अलग अलग मिस्ट्रीज में उलझा कर रखा है। बेशक आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स इन पिरामिड के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज भी पिरामिड की कंस्ट्रक्शन को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च अभी तक चल रही है। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।